आपको पता है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपकी इंपोर्ट होती है थ्रू पीएसडब्ल्यू, पाकिस्तान सिंगल विंडो, और वो इंटरकनेक्टेड होती है। तो जैसे ही आप जीडी फाइल करते हैं, आप उस पर कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटीज, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स पे कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न में अपीयर होना शुरू हो जाता है। अगर तो आप एफबीआर की मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो आप उधर भी क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप पीआरए की रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, आप कहते हैं जी कि आपने एफबीआर में क्लेम नहीं करनी है, आपने पीआरए में क्लेम करनी है, तो आप पीआरए में भी क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने लोड जीडी पे क्लिक करना है और उसके बाद आप सिंपली सर्च पे क्लिक करेंगे। तो जितनी भी आपके पास इंपोर्ट की जीडीज आ रही होंगी वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। सिंपली आप वन बाय वन पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीरियल नंबर के साथ जो बॉक्स बना हुआ है इस पे क्लिक करके आप क्लेम पे क्लिक करेंगे और सारी जीडीज आपकी लोड हो जाएंगी। इसको क्लोज करता हूं। इसके बाद जाऊंगा नैयर डी एक्सपोर्ट्स पे। अब नैयर डी में क्या आ रहा होता है, आप सपोज कर लें कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस है, आपने बाई सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं, तो आपने उसकी सारी डिटेल इधर मेंशन करनी है, किस बंदे को आपने सेल की है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है एसबीपी कोड लिस्ट 4 डिजिट। तो जो आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने पर्पस कोड्स डिफाइन किए हुए कि इस कोड के अगेंस्ट जो पेमेंट आएगी वो होम रेमिटेंस होगी, इस कोड के अगेंस्ट जो पेमेंट आएगी वो आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगी, इस कोड के अगेंस्ट जो पेमेंट आएगी आपकी आईटी सर्विसेज से रिलेटेड होगी, इस कोड के अगेंस्ट जो पेमेंट आएगी आपकी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड होगी, टेक्सटाइल है, व्हाट्सएवर। तो मैं आपको एसबीपी के जो कोड हैं, जो पर्पस कोड है, उनकी लिस्ट दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे, गूगल पे आने के बाद आप सर्च करेंगे एसबीपी पर्पस कोड। तो ये आपके पास एक पीडीएफ की लिस्ट आ जाएगी, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपके पास सारी अर्निंग के जो कोड्स हैं वो आ रहे हैं। अब फर्ज कर लें आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो कंट्रोल एफ करके आप जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो आप सर्च कर सकते हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, कॉल सेंटर है, हार्डवेयर कंसल्टेंसी सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी सर्विसेज है, मेंटेनेंस है, एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, फ्रीलांस ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज है। तो फर्ज कर लें मेरे केस में फ्रीलांस ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, तो मेरे केस में जो कोड आएगा वो आएगा 9186। तो वापस चलता हूँ रिटर्न पे, और ये जो 9186 है इसको इधर मेंशन कर दूंगा। बाहर की कंट्री, जो आपका कस्टमर है उसकी कंट्री कौन सी है, तो ये ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे और जो भी कंट्री होगी, यूएई में आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूके में, कनाडा में, यूएसए में, वो आप इधर से सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन, तो इधर जो आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जो भी है उसकी आप इधर डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। डॉक्यूमेंट इनवाइस नंबर, इधर आपकी जो इनवाइस नंबर है वो आ जाएगा। इनवाइस डेट आप सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और जिस मंथ की आप इनवाइस होगी उस मंथ की इनवाइस सेलेक्ट कर लेंगे और उस मंथ की डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये नवंबर है, मैंने अक्टूबर पे जाना है, तो ये एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से अक्टूबर की कोई भी डेट सेलेक्ट कर लूंगा। डॉक्यूमेंट टैरिफ कोड, तो ये जो आपके एचएस कोड्स हैं वही आपके टैरिफ कोड्स होंगे। तो एचएस कोड वही होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रखा होगा, मतलब कि आपकी जो प्रिंसिपल एक्टिविटी होगी, आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एचएस कोड आ जाएगा। अब फर्ज कर लें कि अगर मेरे केस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो मैंने जब रजिस्ट्रेशन की होगी पीआरए में, तो मैंने जो एचएस कोड रखा होगा वो एचएस कोड आ जाएगा इधर। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिल रहा कि आपका टैरिफ कोड क्या है, तो सिंपली आप सेल्स टैक्स इनवाइस मैनेजमेंट पे जाएंगे और उधर आप मैनुअल जो है सेल इनवाइस ऐड करके वहां से आप सर्च करके भी इधर लिख सकते हैं। वहां पे आपको पता है कि आप डिस्क्रिप्शन में लिख के आप अपना एचएस कोड सर्च कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज, कितनी अमाउंट की आपने इनवाइस इशू की है। अब सपोज कर लें मैंने $1,00,000 की इनवाइस दी है। करेंसी टाइप, किस करेंसी में आपने इनवाइस दी है। अगर आप यूएसए में सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने यूएसडी में इनवाइस दी होगी। तो यहाँ से जो भी आपकी करेंसी है वो सर्च कर लेंगे या ड्रॉप डाउन से यहाँ से आप सर्च कर लेंगे। तो मैं यूएसडी लिखता हूँ तो मेरे पास यूएसडी आ जाएगी, तो यूएसडी पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लूंगा। वैल्यू इन पाक रुपीज़, जो आपने इनवाइस भेजी है उसकी पाक रुपीज़ में कितनी वैल्यू है, तो वो आप लिख देंगे। सपोज कर लें कि आपने इनवाइस भेजी है $1,00,000, आप उस दिन की वैल्यू देखें डॉलर की, तो सपोज कर लें 278 है, तो आपकी इनवाइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,78,000 इन PKR। एग्जाम सेल्स टैक्स इन्वॉल्व, तो इधर जीरो ही आएगा। आपकी जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है इन पंजाब इन PRA वो एग्जाम्प्ट है। एक्चुअल स्लैश एस्टिमेटेड डेट, किस डेट को आपको पेमेंट मिल जाएगी, वो आप एस्टिमेटेड या एक्चुअल डेट लिख देंगे इधर। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट कितना था जब आपको पेमेंट मिली या जब आपने इनवाइस इशू की। यूजली यही होता है कि आप इनवाइस इशू कर रहे होते हैं जब आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं,
या आप प्रोग्रेसिव इनवॉइस इशू कर रहे होते हैं। तो ये यूजुअली आपका एक्सचेंज रेट भी वही आ रहा होगा जो आपका एक्चुअल है, और इधर पेमेंट डेट भी वही आ रही होगी जो आपकी एक्चुअल है। सो इधर आप कैलेंडर पे क्लिक करके जो डेट हो रही होगी पेमेंट की, एक्सपेक्टेड या एक्चुअल, वो सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सचेंज रेट आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 278 है। रिमार्क्स आप छोड़ देंगे। उसके बाद आपके पास आ रहा है रेफरेंस नंबर ऑफ नोटिफिकेशन स्लैश अथॉरिटी, तो आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है PRA ऑर्डर्स 06/2012। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू PRA ने बताया हुआ कि आप जब सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एग्जम्प्ट होती हैं, उस पर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज चार्ज नहीं होता। तो इन सर्विसेज को इनकर करने में सपोज कर लें कि आपने IT की सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं, उस पर आपने कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया। सपोज कर लें आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस इंगेज किया है कि वो आपको सॉफ्टवेयर बना कर दे, लेकिन जब उस सॉफ्टवेयर हाउस ने आपको इनवाइस किया है, उसने तो लोकल इनवाइस किया ना, उसने 16% सेल्स टैक्स आपको चार्ज कर दिया। लेकिन जब आपने आगे एक्सपोर्ट की है USA में, UK में, व्हाट्सएवर, तो आपने उस पर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया। तो ये जो सेल्स टैक्स लोकल चार्ज हुआ है आपकी परचेजेस पे, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो ये थी चीज़ें जो आप एक्सपोर्ट के केस में मेंशन करेंगे। तो जब भी आपने एक्सपोर्ट की इनवाइस ऐड करनी है तो ये पर्टिकुलर डिटेल्स जो हैं ये आपने मेंशन करनी है, और इनको मेंशन करने के लिए आप जाएंगे ऐड इनवाइस पे और इधर ये सारी डिटेल ऐड कर देंगे। तो इसको क्लोज करता हूँ। इसके बाद जाऊँगा डाटा पे। तो अभी तक मैंने क्या क्या डाटा ऐड कर लिया, मैंने एनेगिया सी में अपनी सेल्स अपलोड कर ली। इसके अलावा एनेगिया C1 में मैंने ब्रांच वाइज अपनी सेल्स अपलोड कर दी। मेरी एक ही ब्रांच थी मेरे बिजनेस की, उसकी जो टोटल सेल वैल्यू थी वो मैंने लिख दी, और जो सेल्स टैक्स इन्वॉल्व था वो लिख दिया। एनेगिया A में मैंने परचेजेस सर्च कर ली, और मेरी कोई भी जो परचेज थी मैंने उसका बेनिफिट नहीं लिया, क्योंकि जो मेरा सप्लायर था वो नॉन एक्टिव आ रहा है, और इसके अलावा सेल्स टैक्स विथहेल्ड मेरा कोई नहीं था। एनेगिया I मैंने कोई क्रेडिट नोट इशू नहीं किया, कोई मेरे कस्टमर ने मुझे डेबिट नोट इशू नहीं किया। एनेगिया B कोई भी मेरी गुड्स जो है वो इंपोर्ट नहीं हुई, और एनेगिया D मैंने कोई भी एक्सपोर्ट नहीं की। तो जी सेल्स टैक्स क्रेडिट पे जाऊंगा और उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अब ये देखिए मेरी जो परचेजेस थी वो कुछ भी नहीं थी। तो पॉइंट 1 पे क्या आ रहा है, डोमेस्टिक परचेजेस एक्सक्लूडिंग फिक्स एसेट्स फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज एनेगिया A, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इंपोर्ट्स एक्सक्लूडिंग फिक्स एसेट्स, मैंने कोई फिक्स एसेट इंपोर्ट नहीं किया, मैंने कोई इंपोर्ट्स नहीं की। कैपिटल स्लैश फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट्स नहीं खरीदे जी। Reduced rate input, non-creditable inputs relating to exempt, non-exempt supplies, rendering of services and relating to services provided in other jurisdiction and tax there। तो मैंने कोई ऐसी परचेजेस नहीं की जो रिड्यूस रेट पे हैं या जिन पे मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इन तमाम रीजंस की वजह से मेरा जो इनपुट टैक्स है फॉर द मंथ वो 0 आ जाएगा। परचेज पे आपका जो सेल्स टैक्स होता है उसको इनपुट टैक्स कहते हैं, जो सेल्स पे आपका सेल्स टैक्स होता है उसको आप कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे कॉलम 0 आ रहे हैं। क्रेडिट एडजस्टमेंट अगेंस्ट एक्सेस पेमेंट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड्स, तो ये मैंने पिछले किसी पीरियड में ₹2 ज़्यादा पे कर दिए थे। क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स पीरियड्स, अगर किसी भी प्रायर पीरियड में आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा था, परचेजेज आपने ज़्यादा कर ली और सेल्स कम थी, तो आपका जो एक्सेस इनपुट टैक्स था वो कैरिड फॉरवर्ड होता जाएगा नेक्स्ट पीरियड्स में। तो मेरा कोई भी नहीं आ रहा जी, क्योंकि मैं परचेजेज क्लेम ही नहीं कर रहा। सो इस बेसिस पे मेरा जो क्यूमुलेटेड क्रेडिट है वो ₹2 आ रहा है। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है सेक्शन 16B ऑफ द पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 एंड डिसअलाउंस ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स क्रेडिट नोट्स। आपने क्रेडिट नोट इशू कर दिए, लेकिन आपका जो कस्टमर है अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो ये आपके जो इनपुट टैक्स है इसको कम कर देंगे, आपकी लाइबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो ये जो 2 कॉलम्स है ये बता रहे होते हैं कि अगर तो आपके कस्टमर ने क्रेडिट नोट एक्सेप्ट नहीं किया तो ये आपका इधर आ रहा होगा। अगर उसने क्रेडिट नोट एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपको अलाउंस में ले जाएगा। ये देख लें आप, अलाउंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स आउट ऑफ प्रीवियस रिटर्न, कॉलम 7C। तो मेरे पास कोई बैलेंस नहीं आ रहा। इसकी रीज़न ये है कि मैंने अभी तक कोई क्रेडिट नोट इशू ही नहीं किया, या मेरा कोई कस्टमर ऐसा नहीं था। दूसरा इसमें क्या आ रहा होता है कि आपने परचेजेस क्लेम कर ली, आपके कस्टमर ने अपने NIS में इनवॉइसेस अपलोड की और आपने उनको क्लेम कर लिया, लेकिन वो विद इन ड्यू डेट अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करता, तो आपने जो परचेजेज की हैं वो नेक्स्ट मंथ में रिवर्स हो जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ जी, मैं आपको डिसअलाउंस वाला दिखा देता हूँ। ये देखें, रिकवरी एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजनली अलाउड इनपुट टैक्स क्रेडिट, योर फॉलोइंग सप्लायर्स हैव नॉट सो फार डिक्लेयर्ड योर फॉलोइंग परचेजेज इन देयर सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न, however you were allowed provisional adjustment of input tax against their invoices
but they have failed to file their returns. Therefore, your said inadmissible input tax credit is adjusted recovered in terms of proviso to section 16B of the Punjab Sales Tax on Services Act. You are therefore advised to contact the said suppliers and persuade them to declare your said purchases and file their returns so that you could get input tax credit of the said purchases. अब फर्ज कर लें कि आपने परचेजेस किए हैं किसी से, उस पर्सन ने अपना एनआईआर सी सबमिट कर दिया और वो परचेजेस आपके पास एनआईआर ए में अपीयर होना शुरू हो गई। आपने परचेजेस क्लेम कर ली, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया उसका। आपने रिटर्न सबमिट की, लेकिन उस पर्सन ने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं की। जब आप नेक्स्ट पीरियड की रिटर्न करेंगी तो उतनी अमाउंट का जो इनपुट टैक्स है वो आपका रिवर्स हो जाएगा और उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। जब आप पीआरए रिटर्न सबमिट करेंगे तो इतनी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। तो अगर इस कॉलम में कोई अमाउंट आ रही है तो आपने अपने सप्लायर को कहना है जी अपनी रिटर्न सबमिट करें। नीचे चलता हूँ जी। वो कह रहा है जी रिकवरी एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजनली अलाउड रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स। योर फॉलोइंग बायर्स हैव नॉट सो फार डिपॉजिटेड सेल्स टैक्स विदहेल्ड अमाउंट इन देयर मंथली सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न। तो इधर मैं आपको बता देता हूँ। आप हैं इंडिविजुअल, आपने सेल किया कंपनी को। अब आपको तो पता है कि कंपनी एज पर पीआरए विथहोल्डिंग एजेंट है, कंपनी ने तो आपका सेल्स टैक्स विथहेल्ड कर लेना है। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सेल्स टैक्स विथहेल्ड की इनवॉइस तो अपलोड कर दी, लेकिन कंपनी ने अपनी जो रिटर्न है वो सबमिट नहीं की। तो करंट पीरियड में तो आपको उसका बेनिफिट मिल गया, लेकिन जब नेक्स्ट पीरियड ओपन होगा, सपोज अक्टूबर में आपने इसको क्लेम कर दिया, जब आपने नवंबर की रिटर्न ओपन की तब भी उस कंपनी ने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं थी की अक्टूबर वाली। तो जो आपने सेल्स टैक्स विथहेल्ड का बेनिफिट लिया वो आपका रिवर्स हो जाएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। या फिर आप अपनी कंपनी को कहेंगे जिसको आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं कि आप अपनी रिटर्न सबमिट करें और ड्यू टैक्स पे करें। फर्दर नीचे चलता हूँ। रिकवरी एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजनली अलाउड रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स। योर फॉलोइंग बायर्स हैव नॉट सो फार एक्सेप्टेड द क्रेडिट नोट्स इशूड बाय यू। और आगे वही आ रहा है। अब इसमें क्या सीन है जी, आपने क्रेडिट नोट इशू कर दिए, आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की, उसको पसंद नहीं आई, आपने पहले इनवॉइस इशू कर दी थी। सपोज आपने जुलाई में सर्विसेज प्रोवाइड की, उस बंदे को पसंद नहीं आई, आपने अक्टूबर में क्रेडिट नोट इशू कर दिया। तो क्रेडिट नोट इशू करके आपने तो अपना आउटपुट टैक्स कम कर दिया, आपने अपनी सेल कम कर दी करंट मंथ में, अक्टूबर में आपकी रिटर्न सबमिट होगी। अब अगर वो पर्सन अक्टूबर में क्रेडिट नोट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो नेक्स्ट मंथ में आपकी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी उतने से बढ़ जाएगी जितनी अमाउंट का सेल्स टैक्स इन्वॉल्व था क्रेडिट नोट में। तो ये आपने बात याद रखनी है। तो आपने अपने कस्टमर को कहना है जी कि वो क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करे। तो ये आ गई जी आपकी डिसअलाउंस वाली लिस्ट। इसको क्लोज करता हूं और ये अलाउंस वाली लिस्ट है, इस पर क्लिक करूंगा। इसमें वो बता रहा होगा कि इन पर्सनस ने क्रेडिट नोट एक्सेप्ट कर लिए, इन लोगों ने अपनी परचेजेस डिक्लेयर कर दी, इन लोगों ने अपनी सेल्स डिक्लेयर कर दी हैं जी सब्सीक्वेंट मंथ में, इन लोगों ने जी सेल्स टैक्स विथहेल्ड पे कर दिया सब्सीक्वेंट मंथ्स में। अब सपोज कर लें आपने बीइंग एन इंडिविजुअल एक कंपनी को सेल की, उस कंपनी ने सेल्स टैक्स विथहेल्ड तो अपलोड कर दिया उसकी इनवॉइस, लेकिन सेल्स टैक्स रिटर्न नहीं सबमिट की। आपको करंट मंथ में उसका बेनिफिट मिल गया, लेकिन नेक्स्ट मंथ में वो रिवर्स हो गया। अब जब वो कंपनी जब तक सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करेगी वो डिसअलाउंस में आता रहेगा, और जैसे ही वो रिटर्न सबमिट कर देगी तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा और वो इधर अलाउंस में आना स्टार्ट हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा डिसअलाउंस से, आपकी टैक्स लाइबिलिटी उस पीरियड में कम हो जाएगी। तो क्लोज करता हूँ इसको। और ये जो आपका 7C है, इधर आपका बैलेंस आ रहा होगा अलाउंस और डिसअलाउंस का, और आगे आ रहा है क्यूमुलेटेड क्रेडिट, कितना आपके पास इनपुट टैक्स का क्रेडिट पड़ा हुआ है, मतलब कि परचेज पे आपने कितना इनपुट टैक्स पे किया हुआ है जो अभी तक कैरी फॉरवर्ड चलता आ रहा है। तो ये मेरी परचेजेज होगी। इसके बाद जाऊंगा सेल्स टैक्स डेबिट पे। सर्विसेज प्रोवाइडेड स्लैश स्टैंडर्ड, 8 लाख की मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, सेल्स टैक्स अमाउंट इस पे 1,28,000 थी। सर्विसेज प्रोवाइडेड स्लैश रेंडर्ड एग्जाम सेल्स, कोई मेरी सेल्स एग्जाम नहीं है। सर्विसेज एक्सपोर्टेड कुछ नहीं आ रही। आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ 8 लाख की वैल्यू थी और 1,28,000 मेरा आउटपुट टैक्स आ गया जी। पेबल पे जाऊंगा तो ये 2 रुपये का मेरा क्रेडिट आ रहा है। अवेलेबल बैलेंस कितना आ रहा है जी, 1,28,000 मेरा पेबल था, उसमें से 2 लाख रुपए निकाल दिए तो 1,27,998 मैंने पे करने। सेल्स टैक्स विदहेल्ड बाय द रिटर्न फाइलर एज विदहोल्डिंग एजेंट, अगर मैं सेल्स टैक्स विदहेल्ड ऐड कर देता उसकी इनवाइस को तो उसकी अमाउंट इधर आ रही होती और मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाती। टैक्स रिवर्स चार्ज एनेक्जर ए एंड एनेक्जर सी, रिवर्स चार्ज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि ये डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट इसका ट्रीटमेंट है। कहीं पे ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन की बेसिस पे टैक्स लग रहा होता है, कहीं पे टर्मिनेशन की बेसिस पे लग रहा होता है। तो ये सेल्स टैक्स पेबल आ गया मेरा, ये देखें 13 + 15 + 16, तो इन सबको ऐड करके मेरा सेल्स टैक्स पेबल कितना आ गया, 1,27,998।
आगे जी रिफंड क्लेम ऑन कैपिटल स्लैश फिक्स एसेट्स कुछ भी नहीं आ रहा। क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड 0, ₹2 का क्रेडिट था, क्यूमुलेटेड क्रेडिट पिछले महीनों से, इस माह जो था 0 हो जाएगा क्योंकि 1,28,000 मेरा पेबल आ रहा था, ₹2 एडजस्ट हो गए, 1,27,998 की मेरी लाइबिलिटी बन गई। एंड ऑफ द ईयर रिफंड क्लेम 0 है जी। नेट क्रेडिट फॉरवर्ड फार्मूला, तो मेरा जो क्रेडिट फॉरवर्ड था पिछली दफ़ा ₹2 था, वो एडजस्ट हो गया, इस दफ़ा तो 0 आएगा। कोई फाइन नहीं आ रहा, कोई डिफॉल्ट से चार्ज, कोई एरियर्स, कोई पेनल्टी नहीं आ रही। टोटल अमाउंट टू बी पेड फार्मूला, तो ये जी 1,27,998 मेरा जो पेबल आ रहा है। 27 नंबर पे वो कह रहा है टैक्स पेड ऑन नॉर्मल स्लैश प्रीवियस रिटर्न एप्लीकेबल इन केस ऑफ अमेंडेड रिटर्न। अगर आपने अपनी पीआरए की रिटर्न अमेंड किया तो आपको बताना पड़ेगा कि पिछली रिटर्न में आपका कितना टैक्स था। जो ओरिजिनल रिटर्न थी, सपोज कर लें आपने रिटर्न सबमिट किया, आपसे कोई गलती होगी, 1,20,000 टैक्स पेबल आ रहा था उस रिटर्न में, इस रिटर्न में आपका आ रहा है 1,27,998 रुपये, तो आप 1,20,000 इधर लिख देंगे। बैलेंस टैक्स पेबल 1,27,998 मेरा पेबल आ रहा है। सेलेक्ट बैंक अकाउंट फॉर रिसीट ऑफ रिफंड। रिसीट ऑफ रिफंड तो इस केस में होता ना कि मैं रिफंड के लिए अप्लाई करता और मेरा अक्यूमुलेटेड क्रेडिट आ रहा होता, तो मुझे कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद जाऊँगा हेडवाइज पेबल पे, तो मेरा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज आ रहा है 1,27,998, एडिशनल सेल्स टैक्स कुछ नहीं आ रहा, एरियाज कुछ नहीं आ रहे, फाइनल पेनल्टी कुछ नहीं आ रहा, तो टोटल अमाउंट पेबल कितनी होगी 1,27,998। एनेगिया जी पे जाऊँगा। एनेगिया जी पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका कोई डिफॉल्ट चार्ज या पेनल्टी है तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे, इधर आप टैक्स पीरियड सेलेक्ट करेंगे, किस टैक्स पीरियड में आपकी पेनल्टी लगी है। सपोज कर ले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सितंबर में, उसके बाद आपका टैक्स ईयर आ जाएगा, तो सितंबर में टैक्स ईयर था आपका 2025, और इधर आप डिटेल दे देंगे कि आपका डिफॉल्ट से चार्ज लगा है। सपोज कर लें कि ड्यू डेट थी 18, आप सबमिट कर रहे हैं रिटर्न 25 को, तो 18 से लेके 25 तक जो डिफरेंशियल पीरियड होगा उस पर आपने एट द रेट ऑफ 12% डिफॉल्ट से चार्ज पे करना है। तो इधर आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि डिफॉल्ट से चार्ज फॉर लेट फाइलिंग। इसको क्लोज करता हूँ। ऐसे ही एरियर्स हैं। अब एरियर्स में क्या आ सकता है, सपोज कर लें कि आपने रिटर्न सबमिट की, उस पर कोई डिस्क्रिपेंसी रेज हो गई, जो आपके पीआरए के कमिश्नर थे उसने कह दिया कि आपकी लाइबिलिटी जो है 1 लाख नहीं बनती, 2 लाख बनती है। आप उस एरियर्स की पेमेंट को इधर मेंशन करेंगे क्योंकि आपको अल्टीमेटली पेमेंट तो करनी पड़ेगी। पेनल्टी फाइन, तो ऐसे ही पेनल्टी एंड फाइन की अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद इसको सेव कर लेता हूँ। तो आपकी जो रिटर्न का ड्राफ्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपने पेमेंट करनी है 1,27,998 की, एंड देन आप जाएंगे पेमेंट के टैब पे। पेमेंट के टैब पे जाने के बाद ये जो आपका प्लस का बटन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इधर ये सर्च पे क्लिक करके जो आपने टैक्स पे किया होगा उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो जो आपने टैक्स पे किया होगा वो CPR नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, अमाउंट कोड आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी, टैक्स ईयर आ जाएगा, और एक्शन पे इधर सेलेक्ट लिखा होगा। आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका CPR सेलेक्ट हो जाएगा पेमेंट के लिए। क्लोज करता हूँ। और CPR सेलेक्ट करने के बाद आप वापस डाटा के टैब पे जाओगे। सारे टैब्स पे जाने के बाद आप एक एक दफ़ा कैलकुलेट करोगे सबको, और उसके बाद वेरिफिकेशन पे जाएंगे, और वेरिफिकेशन पे जाने के बाद आप इधर 4 डिजिट्स का पिन दे के वेरीफाई करके उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करके अपनी रिटर्न सबमिट कर देंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने चालान किस तरह बनाना है। तो मैं इसको सेव करके क्लोज करता हूँ। सेव हो गया जी, क्लोज कर दूंगा। इसके बाद अनसेव डाटा विल बी लॉस्ट, डू यू वांट टू क्लोज, यस, क्योंकि हमने सेव कर दिए। अब चालान बनाने के लिए आप किधर जाएंगे, ये देखें कंप्लेंट्स, और कंप्लेंट्स के साथ बना हुआ है क्रिएट पेमेंट। तो क्रिएट पेमेंट पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले वो कह रहा है पेमेंट टाइप, इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर मेरे पास आ जाएगा सेल्स टैक्स, क्योंकि मैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की पेमेंट कर रहा हूँ। टैक्स ईयर जी 2025, टैक्स मंथ मेरा अक्टूबर है, अक्टूबर सेलेक्ट कर लूंगा इधर से, ये अक्टूबर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जिसमें आपका NTN है, आपका कमिश्नरेट, कौन सा पीआरए का ऑफिस लग रहा है, तो मेरे केस में लाहौर है, नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस जब आपने पीआरए की रजिस्ट्रेशन की होगी वो आपका ईमेल आ रहा होगा, तो आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद बिजनेस, तो ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इधर आप अपनी कंपनी का या अपने बिजनेस का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। इधर से टैक्स ऑन सर्विसेज पे आप लिख देंगे 1,27,998। देन आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक करके अपना जो चालान है उसको प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना चालान पे करेंगे, चाहे ई बैंकिंग के थ्रू पे कर दें, चाहे बैंक में जाके पे कर दें। चालान पे करने के बाद जब आपको CPR आ जाएगा ईमेल पे,
तो आप अपनी रिटर्न ओपन करेंगे, पेमेंट पे जाएंगे और सीपीआर सर्च कर लेंगे। सीपीआर सर्च करने के बाद आप डाटा टैब पे आके बारी बारी सेल्स टैक्स, डेबिट, क्रेडिट, आपका एनआईआरजी, सारा कुछ आप उसको कैलकुलेट करेंगे और अपनी रिटर्न को वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। सो ये था आज के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने रिटर्न सबमिट करवानी है पीआरए की इन रीजनेबल प्राइस, तो आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।